अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 1 FAR 1 बोरिंग कॉस्ट हमने 2-3 लेक्चर पहले स्टार्ट किया। एक टॉपिक IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का, और कुछ बातें हम कर रहे थे, उन्हीं बातों को ही आज आगे और कंटिन्यू करते हैं। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? कॉस्ट ऑन बोरिंग, बोरिंग के ऊपर जो कॉस्ट है। बोरिंग क्या हो सकती हैं? लोन की बोरिंग हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की बोरिंग हो सकती है, लीजेस की बोरिंग हो सकती है। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मेनली वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट। लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के साथ बोरिंग से रिलेटेड कोई अदर रिलेटेड कॉस्ट लाइक बैंक चार्जेस हैं तो वो भी कहाँ पे आएंगे? बोरिंग कॉस्ट में आएंगे। ठीक हो गया। बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है? जल्दी से फार्मूला मुझे बता दें प्लीज़। कैसे कैलकुलेट करनी है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन इनटू जो भी हमारे पास रेट है इनटू टाइम पीरियड। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी? बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, इनकम स्टेटमेंट में एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगी, अनलेस रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग एसेट। मीन अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर कैपिटलाइज होंगी, मीन एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगी। ठीक हो गया। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या था? कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन में 5 to 6 मंथ जिसमें सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर है उसके यूजेज या सेल में, जिसके यूजेज या सेल में मीन जिसके कंस्ट्रक्ट या एक्वायर होने में क्या सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर है। सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का मतलब क्या था? मिनिमम 5 to 6 मंथ्स रिक्वायर हैं। तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर है तो क्वालिफाइंग एसेट है। ये क्वेश्चन में हमें बता दिया जाता है कि क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड कॉस्ट है तो फिर कैपिटलाइज होंगी। क्या कहला है? कैपिटलाइज भी कैसे होंगी? एसेट पे एसेट की कमेंसमेंट डेट में जब से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तब से लेकर उसकी सीज डेट तक, मीन जिस डेट तक वो एसेट कंप्लीट हुआ। क्या ख्याल है? जनवरी में आपने लोन लिया, एसेट आपने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया मार्च में, तो कैपिटलाइज कौन सी बोरिंग कॉस्ट होंगी? मार्च से ऑनवर्ड। एसेट कंप्लीट किया आपने सपोज 31 अक्टूबर को, तो मार्च से 31 अक्टूबर तक की 7 माह की कॉस्ट जो है बोरिंग कैपिटलाइज होंगी। जनवरी फरवरी की एक्सपेंस आउट, और उसके बाद नवंबर दिसंबर की भी बोरिंग कॉस्ट तो होंगी, इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन वो क्या होगा? एक्सपेंस आउट होगा। ठीक हो गया। यहाँ तक हमने बात कर ली। फिर हमने कहा जी बोरिंग 2 तरह की होती है। बोरिंग 2 तरह की होती है, स्पेसिफिक बोरिंग होती है और जनरल बोरिंग होती है। स्पेसिफिक बोरिंग क्या है? जो बोरिंग की गई है स्पेसिफिक फॉर द सोल पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। मीन ऐसी बोरिंग जो फॉर द सोल पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? स्पेसिफिक बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग में हमें जो है वो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या लेंगे? इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। जो भी आएगा हमारे पास उसमें से लेस करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड। तुम्हारे पास क्या आ जाएंगी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या ख्याल है? मीन एसेट से रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकर हुआ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब क्या था? बैलेंस विच रिमेन कांस्टेंट फॉर सम पीरियड। जो सम पीरियड के लिए कांस्टेंट था वो क्या है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो उसका इंटरेस्ट निकालेंगे जो बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। कौन सी बोरिंग कॉस्ट? क्वालिफाइंग एसेट्स की बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड। क्या ख्याल है? और आपने चूंकि लोन लिया ही स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एसेट से, क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है, तो उस लोन का अगर आपने कुछ पार्ट जो है एसेट में लगा दिया, बाकी अगर आपके पास सरप्लस फंड में पड़ा रहा,
तो उसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके अगर उसके ऊपर कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई है तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तुम्हारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसके ऊपर हमने कोई एक दो क्वेश्चन भी कर लिए हैं। एक बोरिंग की दूसरी टाइप भी है, वो क्या है, जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग का मतलब क्या है, जिसका पर्पस जो है वो मोर देन वन है इंक्लूडिंग क्वालिफाइंग एसेट। मीन क्वालिफाइंग एसेट सेटेड भी है और क्वालिफाइंग एसेट के अलावा भी कोई पर्पस है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, जनरल बोरिंग का। क्या क्या है, मीन 20 मिलियन आपने लिया, 10 मिलियन आपने क्वालिफाइंग एसेट पे लगा दिया, बाकी 10 मिलियन आपने सपोज गाड़ियाँ खरीदी, उससे कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए, तो ये क्या है, जनरल बोरिंग। ठीक हो गया। जनरल बोरिंग भी देखना है कि सिंगल है या फिर मोर देन वन है। जनरल बोरिंग सिंगल है या मोर देन वन है। अगर तो सिंगल जनरल बोरिंग है, सिंगल जनरल बोरिंग है तो बोरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, बोरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर जो क्वालिफाइंग एसेट पे हुआ है, एक्सपेंडिचर जो क्वालिफाइंग एसेट पे हुआ है इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। रेट कौन सा, वही जो बोरिंग कॉस्ट का रेट है वही हम अप्लाई कर देंगे। क्या ख्याल है। हाँ, अगर मोर देन वन जनरल बोरिंग है, मोर देन वन जनरल बोरिंग है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन जो है वो रेट निकाला जाता है एक फार्मूला से। कैपिटलाइजेशन रेट का हमारे पास फार्मूला था क्या, इंटरेस्ट इनकट या बोरिंग कॉस्ट इनकट, बोरिंग कॉस्ट मीन इंटरेस्ट इनकट डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग कॉस्ट, वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग, बोरिंग कॉस्ट नहीं, वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग इनटू क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटलाइजेशन रेट। जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम पीरियड ले लेंगे, तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ जाएंगी इन केस ऑफ मोर देन वन जनरल बोरिंग। क्या ख्याल है। तो स्पेसिफिक बोरिंग हो तो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करनी हो कैसे निकालनी है, नहीं जनरल बोरिंग हो और सिंगल जनरल बोरिंग है तो ऐसे निकालेंगे, और अगर मोर देन वन जनरल बोरिंग है तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालेंगे। हाँ, कैपिटलाइजेशन रेट का हमारे पास एक फार्मूला है। क्वेश्चन 1, 2, 3 तक हम कवर कर चुके हैं, ऐसी बात है। क्वेश्चन 1, 2, 3 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सो क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 करना क्या आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, फिर देखते हैं बाकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले कैपिटलाइजेशन रेट देखते हैं जी। कहते हैं सबलिम स्पोर्ट्स लिमिटेड इज करंटली मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर प्लांट्स अप टू 31 December 20x3। Sublime Sports Limited is currently manufacturing its power plants, and up to 31st December 20x3 the company has incurred cost totaling rupees 500,000 on construction of one of its plant, और 500,000 की अब तक कंपनी जो है वो कॉस्ट बेयर कर चुकी है। The following general loans are outstanding। लोन फ्रॉम MCB 9% रेट पे 500,000 का, कब 31 दिसंबर 20x3 पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। लोन फ्रॉम UBL 10% रेट 625,000 अमाउंट है, एंड लोन फ्रॉम UBL 11% रेट 375,000 अमाउंट है। लोन फ्रॉम HBL वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 20x3। मीन जो HBL वाला लोन है 625,000 का, ये ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है। बाकी दो लोन इसका मतलब प्रीवियस आ रहे होंगे। वाइल अदर लोन्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट वर इनकर्ड एज फॉलोज। 31 मई 20x3 को 3 लाख आपने प्लांट पे लगाया, 31 जुलाई 20x3 को 2 लाख आपने प्लांट पे लगाया।
ये जब लगाया तो क्या एंट्री आप करते हो? capital working कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस process डेबिट टू कैश। क्या ख्याल है? ओके। Plant is not yet available for use as on December 31, 20x3. This mean year end तक plant complete नहीं हुआ। चलिए जी, हमें क्या निकालना है? कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालने का हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? बोरिंग कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग। वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हम करने जा रहे हैं। क्या कैपिटलाइजेशन रेट हम निकालने जा रहे हैं सर? हाँ जी, कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बोरिंग कॉस्ट इनकट। बोरिंग कॉस्ट इनकट, एक लोन था हमारे पास 5 लाख वाला, रेट कितना है? 9%। तो 5 लाख का 9% क्या निकलता है? 45,000 डिवाइडेड बाय उसी की बोरिंग। क्या ख्याल है कितनी? 500,000। मीन हम क्या कर रहे हैं? जो बोरिंग कॉस्ट है उसके वेट पे उसे डिवाइड कर रहे हैं। उसके वेट पे उसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया? प्लस सेकंड में जाएंगे। अब सेकंड को छोड़ के पहले ज़रा थर्ड में जाएंगे। क्यों? सेकंड तो ड्यूरिंग द ईयर आया ना। जो पीछे से आ रहा था वो कितना बैलेंस था? 375,000। 11% रेट कितना? 11% निकला उसका 41250। 41250 और कितनी अमाउंट थी? 375,000। अब आगे बात, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है 1 जुलाई 20x3 को 10% रेट है और 625,000 अमाउंट है। क्या ख्याल है? इसकी जो हमने बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड लेनी है वो करंट ईयर की, अगर हम 10% इस पे अप्लाई कर दें तो वो तो बन जाएगी कितनी? 620 500। क्या पूरे साल की इनकर हुई है? नहीं, ये तो लोन लिए जुलाई में गया, तो 6 माह की इनकर हुई है ना। तो क्या करेंगे हम? 6 माह की लेंगे। यहाँ पे पूरी नहीं लेंगे, 6 माह की लेंगे। क्या करेंगे? 625,000 अमाउंट है, उसका 10% रेट है, तो इनटू क्या करेंगे? 6/12। तो देखिएगा ज़रा अमाउंट क्या बनती है? 31250। 31250। तो ये फिगर समझ आती है कैसे हमने क्यों ली। क्यों? जो बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है वही लेनी है ना, पूरे साल की तो नहीं लेनी। 6 माह की तो इनकर ही नहीं हुई। क्या कहला है? अब इसका जो वेट लेना है, इसका वेट भी ज़रा देखिएगा। इसका जो वेट लेना है, इसका वेट अगर हम ले लें क्या? 625,000 पूरा, तो क्या बात ठीक होगी? नहीं, जब आपने इंटरेस्ट इनकर ही 6 माह का लिया है तो आपने वेट भी क्या करना है? 6 माह का ही लेना है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 625,000 इंटू 6/12 कितना बनता है? 312,500। क्या ख्याल है? फार्मूला क्या था? बोरिंग कॉस्ट इनकर डिवाइड बाय वेटेड बोरिंग आउटस्टैंडिंग। मीन जो कॉस्ट है उसी का वेट। अब ये कॉस्ट चूँकि 6 माह वाली बोरिंग पे थी तो इसलिए हम क्या करेंगे? वेट भी 6 माह वाला लेंगे। हाँ, ये कंप्लीट था तो इनटू क्या कर देंगे? 100 करेंगे। तो प्लीज़ मुझे दे देंगे कैपिटलाइजेशन रेट क्या निकला है? कैपिटलाइजेशन 9.89%। क्या ख्याल है? ये हमारा पार्ट ए का आंसर, इसे नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं पार्ट बी में।
तो क्या जी, नेक्स्ट पार्ट भी क्या कह रहा है कि बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर 20x3 आपने निकालनी है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, तो चलेंगे हम रिक्वायरमेंट बी में क्या निकालने जा रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। और बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक बोरिंग हो तो ऐसे, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं, जनरल बोरिंग है। सिंगल जनरल बोरिंग हो तो ऐसे, लेकिन ये सिंगल नहीं, इसके अंदर 3 लोन लिए गए हैं, मोर देन 1 जो है वो जनरल बोरिंग है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। क्या क्या है, तो फार्मूला लिखें क्या, एक्सपेंडिचर इनटू रेट, कौन सा, कैपिटलाइजेशन रेट जो हमने पार्ट ए में अभी कंप्यूट किया है, इनटू टाइम पीरियड। क्या ख्याल है, क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं जी? एक तो 3 लाख का एक्सपेंडिचर आपका हुआ है, और एक आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, 2 लाख का हुआ है। कैपिटलाइजेशन रेट हमने निकाला कितना, 9.89%, 9.89% इनटू, अब हमने करना है टाइम पीरियड। कब ये एक्सपेंडिचर हुआ, 31 मई को। कब तक चलेगा, जब तक एसेट की सीज नहीं हो जाता, मीन एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता, और ड्यूरिंग द ईयर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। दिस मीन 31 मई से ऑनवर्ड जो है वो कितने मंथ बनेंगे, 5 महीने निकाल दे तो पीछे 7 मंथ बनेंगे। क्या ख्याल है, 1 जून से ऑनवर्ड, तो इनटू क्या करेंगे, 7/12। क्या ख्याल है, फिगर बता दें प्लीज मुझे। 17308। अब बात आ गई दूसरी, जो 200 की है आपने जो है वो एक्सपेंडिचर किए, ये कब किए, 31 जुलाई को। तो 5 माह अभी एसेट कंप्लीट करंट ईयर में तो नहीं हुआ, तो करंट ईयर से कितने मंथ बने, 5 माह इंटू क्या कर देंगे, 5/12। यहाँ से फिगर दे दो मुझे, 8242। तो प्लीज़ मुझे टोटल भी दे दें, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 25,550। जी समझ आई? क्या ख्याल है, वही फार्मूला, एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। इसमें उसने कैपिटलाइजेशन रेट आपसे ऑलरेडी पार्ट ए में निकलवा लिया था, अगर ना भी निकलवाया होता तो पहले हम रेट निकालते, फिर एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन एसेट में जब आपने दिया और कब तक एसेट कंप्लीट हुआ। करंट ईयर में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो करंट ईयर का सारा ही हम एंड तक ले लेंगे। क्या ख्याल है, पार्ट सी में चले, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 20x3। कैरिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है, तो कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है जी। पार्ट सी, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 20x3। कैसे निकालते हैं जी कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है, तो पहले हम कॉस्ट ले लेते हैं जी। कॉस्ट में क्या आएंगी हमारे पास, एक तो एक्सपेंडिचर आएंगे, एक्सपेंडिचर कितने आपने किए हैं इस पे, 3 लाख का एक एक्सपेंडिचर किया है और 2 लाख का एक एक्सपेंडिचर किया है, तो टोटल कितना किया है, 500,000 का एक्सपेंडिचर किया है। साथ आप क्या लोगे, बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई हैं, होनी हैं, वो कितनी हैं, 25,550। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बताएंगे मुझे कितनी है, 525,550 लेस हम करेंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या एसेट करंट ईयर में कंप्लीट हुआ है,
तो क्या डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी? नहीं। क्यों? एसेट का डेप्रिसिएशन कब होती है? व्हेन इट इज़ रेडी फॉर यूज़। क्या ख्याल है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डैश, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट भी क्या बच जाएगी? कैरिंग अमाउंट भी क्या बच जाएगी? 525550। इसमें ऊपर लिखा है 5 लाख इनकम कर चुके हैं, 5 लाख इनकर कर चुके हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा? अब तक कर चुके हैं, तो वो तो पीछे कोई हो चुका ना, जो लोन शोन लिया था पीछे। हमने तो करंट ईयर का देखना है ना, करंट ईयर का सिर्फ देखना है। कैपिटलाइजेशन करंट ईयर से डेट क्या होगी? कैपिटलाइजेशन तो होगी, कैरिंग अमाउंट में तो नहीं ऐड होगा। 5 लाख की वही जो डिटेल नीचे आई है, यही 5 लाख कर चुके हैं, 31 दिसंबर पे कर चुके हैं ना। तो आपने 3 लाख जो है वो 31 मई को इसमें एंटर किया, और 2 लाख आपने 31 जुलाई को किया, तो यही 5 लाख की वो बात कर रहा है कि हम इसमें इनकर कर चुके हैं, और 5 लाख की हमें मिला है। क्या कहला? उसी की हमने बोरिंग कॉस्ट ले ली, वही हमने कॉस्ट भी ले ली, एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया? क्योंकि डेप्रिसिएशन के नीचे आप एक छोटा सा नोट लिख सकते हो, एज एसेट इज नॉट रेडी फॉर यूज इन करंट ईयर। नीचे ऊपर स्टैरिक दे के नीचे भी एक स्टैरिक दे दो, एज एसेट इज नॉट रेडी फॉर यूज इन करंट ईयर, so no depreciation for this year। क्या कहला? एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज की, क्योंकि एसेट रेडी फॉर यूज़ नहीं था। मीन हम स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे मुँह उठा के नहीं पेपर देने आ गए। कि एसेट रेडी फॉर यूज़ नहीं था करंट ईयर में, तो इसलिए करंट ईयर की कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है। क्या कह रहा जी? पार्ट डी भी है कोई? पार्ट डी क्या है? कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। मीन जो एक्सपेंस आउट होनी है वो क्या होगी? तो जो एक्सपेंस आउट होनी है वो क्या होगी? ये तीनों ऐड करो। क्या ख्याल है? टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गई, उसमें से आप क्या करो, जो कैपिटलाइज की है 25550 वो माइनस कर दो, तो आपके पास जो एक्सपेंस आउट होनी है वो आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया ये। क्या ख्याल है? ये तीनों फिगर्स ऐड करो, और इसमें से ये जो कैपिटलाइज हो चुकी है वो निकाल दोगे, तो बाकी क्या बच गई? जो एक्सपेंस आउट होनी है कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में, मेन P&L में। तो यहाँ तक बातें कुछ समझ आती हैं? मूव हो आगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिलेगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिलेगा। क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5? करना क्या आपको? कैलकुलेट अमाउंट of borrowing costs that are eligible for capitalization to the stadium during the year ended 31st December 2025। मीन आपने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जो है वो निकालनी है। टू बी कैपिटलाइज निकालनी है तो देखना है, अगर तो स्पेसिफिक बोरिंग है तो फिर ये फार्मूला से निकाल लेंगे। जनरल बोरिंग है और सिंगल जनरल बोरिंग है तो ऐसे, अगर मोर देन वन जनरल बोरिंग है तो फिर ऐसे, और ऐसे अगर निकालना पड़ी तो पहले हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा, फिर हम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालेंगे। क्या कहला? क्यों? उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये निकालना है। क्या क्वेश्चन का डेटा? सोसर लिमिटेड बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्टेडियम ऑन द 1st January 20x5। डिटेल्स ऑफ द प्रोग्रेस पेमेंट इज मेड ड्यूरिंग 20x5 आर एज फॉलोस। ये वर्ड अंडरलाइन करेंगे, प्रोग्रेस पेमेंट्स। प्रोग्रेस पेमेंट्स, इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। क्या पेमेंट्स हुई हैं जी? 1 जनवरी को 3 लाख की पेमेंट हुई है, 1 अप्रैल को 2 लाख, 1 जुलाई को 250 और 1 सितंबर को 150। और साथ क्या हुआ है जी? 1 अक्टूबर को भी 2 लाख। मीन ये क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो किस किस डेट के हुए हैं। The stadium was still under construction at 31st December 20x5। इन ईयर एंड पे कंप्लीट नहीं हुआ।
द कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जनरल बोरिंग्स विद द कंपनी। एक नहीं, एक से ज़्यादा क्यों, बोरिंग्स का वर्ड यूज़ किया गया। जनरल लोन्स, लोन नहीं लोन्स, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा जनरल बोरिंग है। जनरल लोन्स आउटस्टैंडिंग एट एनी वन टाइम ड्यूरिंग 20x5 एवरेज रुपीज़ 20 million. The interest expense incurred in these loan during 20x5 was rupees 2.6 million. The stadium is a qualifying asset as defined by IAS 23. तो क्या हुआ जी, उसने कैपिटलाइजेशन रेट के लिए तो आपकी ज़िंदगी आसान कर दी कि उसने जो है वो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड भी आपको बता दी 2.6 मिलियन, और नीचे है उसने आपको बोरिंग भी बता दी कितनी 20 मिलियन। तो आप वहाँ से क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लोगे। एक्सपेंडिचर आपके पास 5 दिए हुए हैं, कैपिटलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम पीरियड उसने बताया हुआ है कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आपने कब की है, तो आप बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकाल लोगे। ये क्वेश्चन होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन 5 लिख लें, ये होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा, आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करोगे आप। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्रोग्रेस पेमेंट्स। प्रोग्रेस पेमेंट्स क्या है? हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं और उसके बाद एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है ना, एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस टू कैश क्रेडिट, ठीक हो गया। ये पेमेंट्स हम कैसे करते हैं, बेसिकली समटाइम क्या होता है, कंपनी सपोज एक बिल्डिंग बनाने जा रही है, तो क्या किया आपने, बिल्डिंग बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर से राब्ता किया और कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि आप हमें बिल्डिंग बना के देंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा जी कि मैं बिल्डिंग बना के दूंगा 15 मिलियन में, आपने कहा ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग की पेमेंट आपने करनी है 15 मिलियन, ये आप कैसे करते हो? बहुत कम चांसेस हैं कि आप सारा का सारा एडवांस दे दो या सारा का सारा एंड पे दो, नहीं, हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। कुछ लाइक 20-30% हम एडवांस दे देंगे, बाकी फिर हम कोई 2-3 माह बाद कुछ पैसे दे देंगे, फिर 2 माह बाद पैसे दे देंगे। मैं जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो हमसे मांगता जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे देते चले जाएंगे, ठीक हो गया। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना, ठीक हो गया। मीन हम जो है पेमेंट कर रहे हैं किसको, मीन ये एक कंपनी है जो पेमेंट कर रही है, किसको कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्टर को कर रही है, क्या ख्याल है। हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हमें क्या करता है, बिल भेजता है जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये कैसे करते हैं, समटाइम ये पेमेंट ऐसे भी होती हैं कि जितने % काम कंप्लीट हुआ उतने % आप पेमेंट करते चले जाओगे। मीन पहले 3 माह में सपोज जो है वो 50% वर्क कंप्लीट हो गया तो आप 50% पेमेंट कर दोगे, अगले 2 माह में 20% और कंप्लीट हो गया, 20% और पेमेंट कर दोगे। जब ये आप उस प्रोजेक्ट मीन उस बिल्डिंग की प्रोग्रेस के साथ साथ उतने उतने % पेमेंट कर रहे हो, तो इस पेमेंट को नाम क्या दिया जाता है, प्रोग्रेस पेमेंट का। मीन अब हमें क्या मिलेंगे, प्रोग्रेस बिल मिलेंगे और उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस पेमेंट करेंगे। तो ये क्या है, प्रोग्रेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, प्रोग्रेस के बिना भी पेमेंट हो सकती हैं, मीन जितना इतना वो आपसे मांगेगा, जितना इतना लग रहा है उतना उतना आप पे करते जाओगे, या जितने % वर्क कंप्लीट हो रहा है उतने % पेमेंट करना पूरे प्रोजेक्ट की। 15 मिलियन का 30% कंप्लीट हो गया, 30% पेमेंट कर देना, 50% कंप्लीट हो गया, 50% पेमेंट कर देना। इसे क्या नाम दिया जाता है, प्रोग्रेस पेमेंट्स का, ठीक हो गया। एक वर्ड यूज हुआ था तो सोचा डिस्कस कर लें इसका मतलब क्या है। चलें जी, थोड़ा और आगे मूव होते हैं। ये मिटा दो ना, ये मिटाते हैं हम। ये भी मिटा देते हैं कि स्पेसिफिक बोरिंग की तो हम बात कर नहीं रहे। एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव होंगे, ठीक हो गया। एक कंपनी जो है, ये कंपनी की बात करें,
पैसे लेती है किससे? सपोज शेयर होल्डर से शेयर इशू करके। एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, कैश या बैंक डेबिट शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिबेंचर क्रेडिट, क्या क्या है? डिबेंचर क्रेडिट। शेयर कैपिटल कैश या बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर शेयर इशू किए आपने, ठीक हो गया, शेयर इशू किए हैं तो एंट्री क्या होगी? कैश या शेयर कैपिटल, कैश या बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंट्री क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट। क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट और कैश या बैंक को वो क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर उसके लिए क्या है? एसेट। क्या ख्याल है? कंपनी इसके ऊपर पे क्या करेगी? उसे डिविडेंड पे करेगी। क्या कह रहा है? कंपनी इसके ऊपर क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। और डिविडेंड बोरिंग कॉस्ट है कंपनी के लिए? नो नो नो। क्यों? शेयर कैपिटल बोरिंग नहीं है तो डिविडेंड भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। बोरिंग कॉस्ट है क्या? जो बोरिंग के ऊपर है। ठीक हो गया। एक कंपनी बारो कर सकती है, कहाँ से बारो कर सकती है? बैंक से बारो कर सकती है लोन के थ्रू, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगी तो वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट है। एक कंपनी जनरल पब्लिक से भी बारो कर सकती है। एक कंपनी जनरल पब्लिक से भी बारो कर सकती है। कितने टाइम पीरियड के लिए? सपोज 5 सालों के लिए कंपनी ने जो है वो 1 या 10 मिलियन जो है जनरल पब्लिक से बारो कर लिया। कैसे बारो करेगी? इसके लिए कंपनी इशू करती है शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स। जनरल पब्लिक से पैसा शेयर के थ्रू भी लिया जा सकता है। क्या आपने क्या किया? कागज़ का टुकड़ा, शेयर सर्टिफिकेट जो है जनरल पब्लिक को लिख के दे दिया कि भाई इतने शेयर्स, ये वैल्यू है उनकी, तो ये मैंने आपसे पैसे लिए हैं जो कंपनी के अंदर रहेंगे। क्या ख्याल है? वो पैसे आपने शेयर होल्डर को वापस नहीं करने। क्यों? शेयर होल्डर को पैसे चाहिए तो वो शेयर बेच के पैसे लेगा। एक कंपनी जनरल पब्लिक से भी बारो करती है। और कैसे बारो करती है? इसी तरह से एक कागज़ का टुकड़ा दे के जिसके ऊपर लिख देती है कि सपोज 10 मिलियन 5 सालों के लिए मैं आपसे ले रही हूँ कंपनी, और किस रेट पे ले रही हूँ? सपोज 10% रेट पे ले रही हूँ। मीन आपको 10% एवरी ईयर क्या हम हिराम भी खिलाएंगे, मीन इंटरेस्ट सूद भी खिलाएंगे, और 5 सालों बाद आपका ये जो 10 मिलियन हमने लिया है ये वापस भी कर देंगे। क्या ख्याल है? तो ये जो आप जनरल पब्लिक से बारो कर रहे हो डिबेंचर इशू करके, वो कागज़ का टुकड़ा भी क्या है? डिबेंचर, लेकिन ये क्या है? बोरिंग। इसकी एंट्री क्या करेगी कंपनी? कैश या बैंक डेबिट जो पैसे आए, और डिबेंचर क्रेडिट। क्या ख्याल है? जैसे बैंक से लोन लिया था तो कैश या बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट किया था, तब क्या हो जाएगा? कैश या बैंक डेबिट और डिबेंचर क्रेडिट। ये डिबेंचर क्या? लाइबिलिटी। ये क्या है? लाइबिलिटी। कहाँ पे लिखी जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ही लिखी जाएगी। क्या ख्याल है? जो 5 सालों बाद आपने क्या करना है? पे करना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। इन्वेस्टर के पॉइंट से देखें, वो इसकी एंट्री क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एज ए एसेट लिखेगा उसे, इन्वेस्टर एज ए एसेट लिखेगा। इन्वेस्टर ने दिया क्या आपको? लोन दिया ना एक तरह का। क्या ख्याल है? तो वो इसे एज ए लोन रिसीवेबल भी लिख सकता है, एज ए इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है। क्या लिखेगा? लोन रिसीवेबल या इन्वेस्टमेंट, और गया क्या उसे? कैश या बैंक उसके पास से गया। क्या ख्याल है? दिस मीन कंपनी बारो सिर्फ और सिर्फ बैंक से लोन लेके ही नहीं करती, बारो कंपनी डिबेंचर इशू करके भी करती है। और इसके ऊपर भी अगर कोई कॉस्ट है तो वो भी क्या होगी? बोरिंग कॉस्ट होगी। हाँ, कंपनी पैसा जनरल पब्लिक से शेयर्स के थ्रू भी ले रही है और उसके ऊपर डिविडेंड पे कर रही है, लेकिन ये शेयर के थ्रू जो पैसा लिया है ये बोरिंग नहीं है। क्यों? आपने वापस नहीं करना।
आपने वापस नहीं करना। किसी शेयर होल्डर को पैसे चाहिए तो मार्केट में शेयर सेल करके पैसे लेगा, कंपनी को आके पैसे नहीं लेगा। तो इसलिए बोरिंग नहीं है, तो इसके ऊपर जो डिविडेंड पे किया जा रहा है बोरिंग कॉस्ट नहीं है। हाँ, कंपनी जनरल पब्लिक से डिबेंचर इशू करके पैसे लेती है, और ये डिबेंचर क्या है? बोरिंग है। क्यों? आपने पैसे वापस करने हैं। कब? जो भी इसका रिडम्पशन टाइम पीरियड है उस टाइम पे आपने रिडीम करने हैं, मीन वापस करने हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या होगी? बोरिंग कॉस्ट होगी। ठीक हो गया। आ जाए बाकी बोरिंग कॉस्ट स्पेशल है, स्पेसिफिक है, जनरल है, क्या से रिकॉर्ड होती है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमें मिलता है कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 6, an entity construct a factory building which is a qualifying asset। ये कंपनी एक क्वालिफाइंग एसेट फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। फंड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एंटिटीज जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग्स उसने वर्ड क्लियर कर दिया, और एक नहीं, एक से ज़्यादा है जहाँ से फंड्स लिए जा रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट कमेंस ऑन 1 जुलाई 2009। 1 जुलाई 2009 को बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। दिस मीन एसेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, कमेंसमेंट डेट है। एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर अंटिल द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑन 31 दिसंबर 2010। और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कब है? 31 दिसंबर 2010 मीन नेक्स्ट ईयर। क्या ख्याल है? करंट ईयर अगर दिसंबर है तो फिर भी नहीं, करंट ईयर अगर सपोज 30 जून 2010 तक है तो फिर भी नहीं, मीन नेक्स्ट ईयर में मीन कोई 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद कंप्लीट होना है। दिस मीन अगर आगे हमने 1 साल की वर्किंग करनी है तो उसके अंदर तो कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक हो गया? ओके। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इज एज फॉलोज। 1 जुलाई को आपने एक्सपेंडिचर किया 2,050,000 का। 15 सितंबर 2009 को आपने एक्सपेंडिचर किया 1 मिलियन का। 15 अप्रैल 2010 को आपने एक्सपेंडिचर किया 500,000 का, और 30 जून 2010 को आपने एक्सपेंडिचर किया 400,000 का। करना क्या वैसे आपको? कहते कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑन 30 जून 2010। दिस मीन ईयर एंड 30 जून है। क्या कह रहा है? और ये जो सारी की सारी आपने एक्सपेंडिचर किए हैं चारों, ये करंट ईयर में ही किए हैं, करंट ईयर में ही किए हैं। क्या ख्याल है? इंसेंटिव एंट्रीज क्या होती है? इंसेंटिव एंट्री क्या होती है? कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस टू कैश या बैंक। ठीक हो गया? ओके। सो एक्सपेंडिचर में मिल गए। जनरल बोरिंग्स उसने बता दी, कब से एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुए हैं वो डेट बता दी, और कब एसेट कंप्लीट होना है ये बता दिया। हमें क्या निकालना है? करंट ईयर की कैरिंग अमाउंट निकालनी है, मीन टोटल कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट। ठीक हो गया? टोटल कॉस्ट में क्या आता है? एक्सपेंडिचर भी, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज, और जनरल बोरिंग्स हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा हैं। तो दिस मीन हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? उसमें हमें फिर पहले कैपिटलाइजेशन रेट भी निकालना पड़ेगा। हाँ, क्लियर होती है बात? ओके। कहता है द एंटिटीज जनरल बोरिंग्स इन द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2009 टू 30 जून 2010 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। इन जनरल बोरिंग जो हुई हैं उसकी डिटेल उसने दे दी। ₹5 million debentures issued on 1 January 2009 with the fixed interest rate of 10%. The full amount of debenture is payable in 2015. तो कंपनी ने एक बोरिंग की है 5 मिलियन के, क्या लिए हैं? डिबेंचर इशू किए हैं 1 जनवरी 2009। हमारा ईयर एंड स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई 2009 को।
1 जनवरी को, दिस मीन हमारे ईयर के स्टार्ट में ये ओपनिंग बैलेंस होगा इसका। क्या ख्याल है? ऐसी बात है। उसके बाद बैंक लोन कंपनी ने लिया है ऑफ 2 मिलियन टेकन ऑन 1 जुलाई 2009 ईयर के स्टार्ट में विद द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये वर्ड लाइन करेंगे, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट that is adjusted semi-annually by changes in CIBOR. By changes in CIBOR. CIBOR stands for Karachi Interbank Offered Rate. Karachi, K से कराची, I से इंटर, B से बैंक, O से ऑफर्ड, R से रेट, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। कि जैसे शेयर की डील होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके बिना आप कहीं पे शेयर की बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। इस तरह से एक इदारा है काइबॉर के नाम से जो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट आपको टाइमली बेसिस पे फ्लक्चुएशन जब होती है तो बताता रहता है। इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन क्यों होती है? ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हाई या लो होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहता है। इन्फ्लेशन हाई हो तो इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, इन्फ्लेशन लो हो तो इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो काइबॉर आपको जो है वो नया इंटरेस्ट रेट बताता है। काइबॉर एक इदारा है, कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। इस तरह से लंदन में लाइबॉर यूज़ होता है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान में हैं, सीए कर रहे हैं, ICAEW नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने काइबॉर यूज़ करना है, लाइबॉर नहीं। ठीक है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट नहीं, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। सो क्या कह रहा है जी कि 2 मिलियन का लोन आपने बैंक से लिया 1 जुलाई को विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दैट इज सेमी एनुअली एडजस्टेड सेमी एनुअली बाय चार्जेस इन काइबॉर। एट 1 जुलाई 2009 इंटरेस्ट रेट वाज सेट एट 8.75% which increased to 9% on 1 January 2010। इन्फ्लेशन के साथ जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, फ्लोटिंग का मतलब क्या है, बहता हुआ, चेंज होता हुआ इंटरेस्ट रेट 1 जुलाई को काइबॉर ने दिया जी 8.75% और 1 जनवरी 2010 को दे दिया 9%। दिस मीन 6 माह पहले रेट कुछ और था, अगले 6 माह रेट कुछ और था। क्या ख्याल है? द लोन इज पेड ऑफ इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 200,000। सेमी एनुअली मीन हाफ ईयरली पेमेंट होगी कितनी? 200,000 की। ठीक हो गया। तो 2 लोन है, एक हमारे पास बोरिंग डिबेंचर से है और एक बोरिंग बैंक लोन से है। बैंक ओवरड्राफ्ट विद द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दैट इज एडजस्टेड बाय चेंजेस इन काइबॉर। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक बोरिंग है। इंटरेस्ट रेट एट 1 जुलाई 2009 is 14%, which was adjusted to 14.25% at 1 January 2010। और उसका रेट भी पहले 6 माह का 14% है और अगले 6 माह का 14.25%। The overdraft at 1 July 2009 was 300,000, which increased to 700,000 at 1 June 2010, which remained constant till the year end। मीन 1 जुलाई को ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका 300,000 था और 1 जनवरी को वो इंक्रीज हो के 7 लाख हो गया। क्या मतलब कि 1 जुलाई को 3 लाख लिया और 1 जनवरी को 7 लाख और लिया? नहीं, 1 जनवरी को 4 लाख और लेके वो 7 लाख का बैलेंस ड्यू बना। क्या कहना है? 300,000 मीन 3 लाख 1 जुलाई को लिया तो 1 जनवरी को 2010 में 7 लाख बैलेंस हो गया, मीन 4 लाख और इसमें ऐड हुआ। ठीक हो गया। सो हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी है। कैरिंग अमाउंट निकालने से पहले अगर हम छोटी सी एक वर्किंग कर लें, एक छोटी सी वर्किंग अगर आप मेरे साथ करना चाहो, क्या करो, कोई यहाँ पे 3 अकाउंट खोलोगे मेरे साथ। एक डिबेंचर का अकाउंट खोल लो, एक आप बैंक लोन का अकाउंट मेरे साथ खोल लो और एक आप बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट मेरे साथ खोलो प्लीज़।
डिबेंचर की बात करें, क्या ड्यूरिंग द ईयर आपने ये डिबेंचर इशू किए हैं या ईयर से पहले? दिस मीन हमारे पास इसका कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा कितना? 5 मिलियन का। क्या कह रहा? क्या ड्यूरिंग द ईयर इसकी कोई पेमेंट की आपने? नहीं। दिस मीन कैरी डाउन बैलेंस भी करंट ईयर एंड पे कितना होगा? 5 मिलियन का ही। बात समझ आती है? क्या कह रहा? क्यों? इंटरेस्ट की जो पेमेंट होनी है वो तो एक्सपेंस होनी है ना, उसका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट की कोई पेमेंट की है तो वो हमने देखनी है। उसके बाद अगर बैंक लोन की अगर हम बात करें, बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन जो है वो हमने 1 जुलाई 2009 को लिया है। दिस मीन इसका कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा क्या? नहीं। लेकिन 1 जुलाई को हमने लिया है तो एंट्री क्या की होगी? कैश या बैंक डेबिट। मीन 1/7/2009 को कैश या बैंक डेबिट, और वहाँ से हमें आ गया कितना? 2 मिलियन 20 मिलियन 2 मिलियन। जी, डिवेंचर का अकाउंट हमने देख लिया। लोन का अकाउंट हम देख रहे हैं कि 1 जुलाई को हमें मिला लोन 2 मिलियन का। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई पेमेंट हुई है? यस। कैसे पता चला पेमेंट हुई है? उसने बताया कि हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 1 जनवरी को, कितनी? 2 लाख की। तो एंट्री क्या की होगी आपने? बैंक लोन डेबिट, लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, और कैश या बैंक क्रेडिट किस डेट को? 1/1/2010 को कैश के अगेंस्ट 2 लाख यहाँ से गया भी है। तो कैरी डाउन बैलेंस इसका कितना बचा होगा? 1.8 मिलियन का। क्या ख्याल है? अब बैंक ओवरड्राफ्ट को अगर हम देखें, क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था इसका या ड्यूरिंग द ईयर ही ये लिया गया है? ड्यूरिंग द ईयर लिया गया है। कब? 1 जुलाई को 3 लाख लिया गया है। मीन बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉड डाउन बैलेंस 0 है, तो 1/7/2009 को अगेंस्ट कैश हमें कितना मिला है? 3 लाख। क्या ख्याल है? फिर 1 जनवरी 2010 को और भी मिला है। कितना मिला है अगेंस्ट कैश? 4 लाख और भी मिला है। तो कैरी डाउन बैलेंस इसका ईयर एंड पे कितना है? 700,000 का। यहां तक बात समझ आती है? क्या ख्याल है? अब हमें क्या निकालना है? कैरिंग अमाउंट निकालनी है। कैरिंग अमाउंट के लिए पहले हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट के लिए एक्सपेंडिचर जो हुए हैं, चलें वो तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज चाहिए। बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज के लिए जनरल बोरिंग मोर देन 1 है, तो हमें कैपिटलाइजेशन रेट भी तो चाहिए। क्या ख्याल है? ऐसी बात है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सपोज हम चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए तो क्वेश्चन 6 की हमें क्या निकालना है? कैरिंग अमाउंट एज ऑन किस डेट पे? 30 जून 2010 पे हमें निकालनी है। और उसके लिए हमें चाहिए जी कॉस्ट चाहिए, और उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वर्किंग 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्या ख्याल है? वर्किंग 1 में हम क्या निकालने जा रहे हैं जी? हम निकालने जा रहे हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्यों? कॉस्ट में हमने ऐड करनी है एक्सपेंडिचर के साथ। लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए? कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए। क्या कह रहा है? तो कैपिटलाइजेशन रेट देखते हैं जी कैसे निकलेगा। कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट में अगर हम जाएं,
तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन है वो हमारे पास 3 तरह की बोरिंग है। पहली बोरिंग है हमारे पास जी क्या 5 मिलियन की बोरिंग है, जिसके ऊपर कितना हमने पे करना है 10%। तो बोरिंग कॉस्ट इनकर जो है वो क्या होगी, उसके लिए बोरिंग कॉस्ट इनकर 10% 5 लाख क्या, और इसका वेट कितना है 5 मिलियन डिवेंचर। ठीक हो गया, सिंपल। क्यों, उसका जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा है वो कितना रहा है 5 मिलियन ही रहा है। अब चले गए बैंक लोन में। बैंक लोन पे देखो तो पहले 6 माह कितना बैलेंस ओवरड्यू रहा है 2 मिलियन। पहले 6 माह कितना बैलेंस ओवरड्यू रहा है 2 मिलियन। उस वक्त रेट क्या था 8.75%। 14 नहीं, क्या रेट था हमारे पास 8.75%। 8.75%। तो क्या करेंगे हम, जो बैलेंस था हमारे पास 2 मिलियन का, उस पे रेट अप्लाई करेंगे 8.75% पूरे साल का या 6 माह का। पहले 6 माह का हम लेंगे, तो वो 6 माह का ज़रा मुझे बताएंगे क्या फिगर बनती है 87500। इसका वेट क्या है 2 मिलियन। क्या पूरा लेंगे नहीं, 6 माह का लेंगे। तो क्या करेंगे 2 मिलियन इंटू 6/12 कर देंगे। क्या कल है, या यहाँ से नीचे निकाल के 1 मिलियन वो लिख दो। ये बात समझ आती है क्या कहला। प्लस अगले 6 माह इसका बैलेंस कितना रहा है 1.8 मिलियन। क्या कहला, तो क्या करेंगे 1.8 मिलियन का उस वक्त रेट क्या हो गया था 9% हो गया था। कितने माह 6 माह। तो प्लीज़ मुझे ये फिगर बता दें 81,000 कंप्लीट। इसमें 81,000 है और इसका वेट क्या था 1.8 मिलियन पूरा या 6 माह का 6 माह का। ये बात समझ आती क्या क्या डिवेंचर और उसके बाद बैंक लोन हमने ले लिया। अब हम चले गए कहाँ पे नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट की तरफ। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो तो कितना बैलेंस था हमारे पास 3 लाख का। 3 लाख का रेट क्या था उसका पहले 6 माह 14.25%। कितने माह 14% था जी पहले 6 माह 14% था। और कितने माह का 6/12 कितना बना 21,000। तो आ गया जी 21,000 और इसका वेट क्या है, इसका वेट है जी 300,000 का इंटू 6/12। अगले 6 माह बैलेंस कितना था 700,000। कहाँ से ये बैलेंस हम निकाल रहे हैं, ये जो हमने लेजर खोले हैं यहाँ से बैलेंस हम निकाल रहे हैं। क्या ख्याल है, तो रेट क्या हो गया था 14.25%। कितने मंथ 6 मंथ्स कितना ये निकला 49875 और इसका वेट क्या है 7 मिलियन इंटू 6 मंथ्स। क्या ख्याल है 700,000 इंटू 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। क्या ख्याल है 9.99। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे 9.99%। अब हमें क्या चाहिए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। तो वो हम यहाँ पे एक सेप्ट वर्किंग कर लेते हैं। बोरिंग कॉस्ट 9.9 कर लो, राउंडिंग में काफी आगे जा रहा है। 9.99 ही रहने दो।
क्योंकि 9.992 आया होगा, जी क्या ख्याल है? तीसरी 9.99 रहने का। सो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज देखते हैं जी, कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर क्या क्या किए हैं जी? एक्सपेंडिचर ये 4 हुए हैं। 50,000 का एक एक्सपेंडिचर हुआ है, 50,000 का एक एक्सपेंडिचर हुआ है, 1 मिलियन का एक एक्सपेंडिचर हुआ है, 500,000 का एक एक्सपेंडिचर हुआ है और 400,000 का एक एक्सपेंडिचर हुआ है। यही एक्सपेंडिचर हुए। इनटू क्या करना है आपने? रेट। कौन सा रेट? यही जो कैपिटलाइजेशन रेट आपने निकाला, कितना? 9.99% इंटू 9.99% इंटू 9.99% इंटू 9.99%। अब एक नई गेम आ गई, टाइम पीरियड लेना है। 1 जुलाई को आपने ये एक्सपेंडिचर किया, ईयर एंड 30 जून, अभी तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो पूरा साल ये चार्ज करेंगे, मीन 12/12। क्या ख्याल है? फिगर दे देंगे, 12/12 से फिगर दे दें प्लीज। 204,795। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट की है, कब की है? 15 सितंबर को। तो कितने मंथ करंट ईयर में ये एक्सपेंडिचर रहा? 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ, तो जुलाई निकाल दो, अगस्त निकाल दो और 15 दिन सितंबर के भी निकाल दो, मीन 2.5 मंथ्स निकाल दो, तो पीछे क्या बच गए? 9.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। कितनी फिगर बनती है? 79088। नेक्स्ट 5 लाख आपने कब लगाया? 15 अप्रैल को। 30 जून ईयर एंड है आपका, तो कितने मंथ? आधा महीना अप्रैल का, और उसके बाद मई और जून, कितने? 2.5 माह, मीन 2.5/12 करेंगे। फिगर दे दो। 10406। और नेक्स्ट आपने जो 4 लाख लगाया है, रेट है 9.9%, कब लगाया? 30 जून ईयर एंड डेट पे ही, कितने दिन या मंथ? 0/12। तो ये कितना बना? 0। तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड आ गई। कितनी? बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड की फिगर दे दें प्लीज मुझे। 2948 बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज्ड। क्या ख्याल है? अब आ जाओ, हमारा जो मेन क्वेश्चन था, कॉस्ट में हमने लेने हैं जी, क्या लेने हैं? हमने एक्सपेंडिचर लेने हैं। एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं? 205,000 का एक हुआ है, प्लस 1 मिलियन का एक हुआ है, 500 का एक हुआ है, 400 का एक हुआ है, ऑल टुगेदर 8.2 मिलियन 8 पॉइंट। एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर ये सारे ऐड करो ना, 2050, 1 मिलियन, 500,000 और 400,000। ये 3,950,000। क्या ख्याल है? और इसमें ऐड कर दो क्या? बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो हमने निकाली, कितनी? 294,889। तो टोटल दे दो, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी? टोटल कॉस्ट कितनी? 889,4,943, 11, 12, 4,234,889। क्या ख्याल है? नहीं, 4, 5, 4, 14, 4,244,889। और इसमें से आप क्या कर दो? लेस कर दो क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी?
कितनी कंप्लीट ही नहीं हुआ सर, तो कैरिंग अमाउंट भी कितनी आ गई आपके पास, कितनी आ गई 42448889, ये आपका आंसर आ गया। और इसका नीचे एक स्टैरिक लिख के दे दो, एज एसेट is not ready for use at the year end, so no depreciation for the current year, so no depreciation for the current year। जी यही चाहिए था हमें रिक्वायर में, क्या ख्याल है, रिक्वायरमेंट इसकी यही थी, कैरिंग अमाउंट ही हमें निकालनी थी, निकाल दी। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 4 और 6 जो आज हमने किया है क्लास में, ये भी आपने जाके ट्राई करना है। मीन तीनों आपके होमवर्क हैं, तीनों जो है वो नेक्स्ट क्लास में चेक किए जाएंगे और आगे हम बोरिंग कॉस्ट की कुछ नई बातें करेंगे। इनफ फॉर टुडे।